हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पायल चरण। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने क्लास 10वीं की हिंदी कृतिका के अध्याय स्टार्ट करे हैं इस चैनल पर, जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और हमने एक अध्याय पूरा पढ़ लिया है। आज हमारा दूसरा अध्याय है जिसके 2 पैरे हमने पढ़ लिए है। आज एंडिंग पैरा है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे आप अगर एक बार पूरा सुन लेंगे इस कहानी को तो ये कहानी की तरह मैं पढ़ाऊंगी जो आप लोगों को ईजी तरह याद हो जाएंगे। और इस दूसरे अध्याय का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। ये साना साना हाथ जोड़ी जो हमारा अध्याय है, इसका महत्व, ये मतलब इसका अर्थ क्या है, तो वो भी आप पहली बार वीडियो देखेंगे तो आपको पता चले जाएगा। और वीडियो को एंड तक देखिए और उसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 पैरे हो गए हैं, अब अंतिम पैरा पढ़ रहे हैं। और इसकी जो लेखिका है मधु कांकरिया है, तो ये पैरा हमने पढ़ ली है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट है, पार्ट को हम कहानियों की तरह पढ़ेंगे जिससे ये हमें ईजी से याद हो जाएंगे। लेखिका अपना यात्रा वृतांत बताती है। मैं इतना बता देती हूँ कि हिमालय अपना यात्रा जो करती है वहाँ वो क्या क्या देखती है वो सब इस पार्ट में उन्होंने बताया है इस अध्याय में। तो चलिए वो हम एक इजी तरीके से साधारण भाषा में समझेंगे। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिला और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंचते ही बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा कौंधा हमारे यहाँ जल को हाथ में से लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूँ मैं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर भी थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में पानी की तेज धून पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक महक से परियों की कहानी सी मोहक व रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। तो लेखिका कहती है कि हम जब रात में हिमालय पर अंधेरा हो गया तो मैं बहुत उदास थी, मतलब मैं कुछ कह रही थी अंदर ही अंदर, मैं बहुत शांत थी। इसलिए सभी ने नृत्य किया तो वो सारा वातावरण जो है वो एकदम उस वातावरण में जान आ गई। लायुंग की सुबह बेहद शांत असुर में तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती, दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यह बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किम नवयुवती ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहां शरतिया बर्फ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्टॉप नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटों का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था कि उसकी घरवाली अपनी छोटी सी लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड्डू कर लिया था। मीठी झिड़कियाँ लेकर अपने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव का रास्ता खतरनाक था। उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और उस पर बारिश एक चूक और सब तलाश सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास का जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी कि फिर चेतावनी। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच पहला सन्नाटा भी हटा। नारगी उत्साह होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं इतना सुंदर। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई और कहीं वह धूप में बह गई हो। नारगिन उत्तेजना होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है। ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन की झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ में। जिप में खिड़की से मुंडी निकाल कर दूर दूर तक के देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एक चितन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो।
वो उछल पड़ा। अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उनकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया सेंधे मलाई सताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी ये बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की रीझ में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यह बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल एक और छोटी सी क्लास आएगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये दूसरे अध्याय का तीसरा हमने क्लास ली है, एक अंतिम क्लास और आएगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।